हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 चल रहा है और आज इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये जो आखिरी टॉपिक है इसे कई नामों से जाना जाता है। चुंबकीय शैथिल्य वक्र इसे कहते हैं, इसे BH वक्र भी कहा जाता है और इसे IH वक्र भी कहा जाता है। आज के वीडियो के जो नोट्स रहेंगे उनकी हर एक लाइन में, प्रत्येक लाइन में क्वेश्चन रहेगा और आज का वीडियो इस चैप्टर का बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इवन आप ये मान करके चलिए कि आज के टॉपिक से निश्चित रूप से आपको 1 अंक का प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा। अब हालांकि इस टॉपिक को आप बुक में से पढ़ करके याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप समझ करके पढ़ते हैं तो ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। बीएससी की कक्षाओं के अंदर भी आप लोगों को फिजिक्स पढ़नी है तो वहाँ पर भी आप लोगों को ये चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेंगी। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि चैप्टर नंबर 8 तक अपन प्रत्येक टॉपिक के ऊपर वीडियो तैयार कर चुके हैं। जो छात्र हमसे नए जुड़े हैं वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 8 तक के हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट में चैप्टर वाइज वीडियो हैं वो क्रमानुसार बने हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस टॉपिक में मान लीजिए कि ये मेरे पास एक क्या है बताएं। ये मेरे पास एक आकृति है। इस इंस्ट्रूमेंट को अपन बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। इसे अपन परिनालिका कहते हैं और ये परिनालिका के अंदर मैंने यहाँ पे बैटरी जोड़ दी और यहाँ पे अपन स्विच लगा करके इसे ऑन कर देंगे। ये स्विच है और इस स्विच को अपन ने ऑन कर दिया। कुंजी की है, ये बैटरी है। आप लोग अगर आज का वीडियो एंड तक पढ़ते हैं तो दावे के साथ कहता हूं कि आप इसकी हर एक पार्ट को महसूस करेंगे, फील करेंगे। समझ में ही नहीं आएगा बल्कि फील करेंगे। चलिए, तो आप लोग एक बात जानते हैं कि जैसे ही स्विच को अपन ऑन करेंगे इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी और परिनालिका के अंदर चैप्टर नंबर 7 के लगभग अंतिम टॉपिक में आग पढ़ के आए हैं कि परिनालिका के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो जो चुंबकीय क्षेत्र है B, उसकी वैल्यू होती है μ0 Ni। μ0 है वो निर्वात की चुंबकशीलता है, N है वो एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, इस परिनालिका की एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, और I है वो इसमें बहने वाला करंट है। यदि मैं इस धारा की वैल्यू को चेंज करूं, कम करूं या ज़्यादा करूं तो निश्चित रूप से इस परिनालिका के अंदर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र B है वो परिवर्तित होगा। ठीक है, यानी इस परिनालिका के अंदर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को अपन अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। यदि इस परिपथ में जाने वाली धारा का मान ज़्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा हो जाएगा और धारा को कम कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों ने एक और टॉपिक पढ़ा है चुंबकन क्षेत्र, जिसे अपन H से कहते हैं। उसकी परिभाषा भी आप लोगों ने पढ़ी है। हर एक टॉपिक का लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चुंबकन क्षेत्र का मतलब होता है कि इस पूरी परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका कुछ हिस्सा, यदि मान लीजिए इसके अंदर मैं कोई लोह चुंबकीय पदार्थ रख देता हूं, यहां पर लोह चुंबकीय पदार्थ यानी लोहा ही रख देता हूं, तो इस परिनालिका के अंदर जितना टोटल चुंबकीय क्षेत्र B है वो पूरा का पूरा तो इस लोह चुंबकीय पदार्थ को प्रभावित नहीं करेगा। केवल इस लोह चुंबकीय पदार्थ के आयतन में जितना चुंबकीय क्षेत्र था वो इसको प्रभावित करेगा, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र जो इस लोह चुंबकीय पदार्थ को प्रभावित कर रहा है, इस B का कुछ हिस्सा, उसे अपन क्या कहते हैं? चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। तो यदि मैं यहाँ से करंट का मान बदलूं तो इस परिनालिका के अंदर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, और यदि चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो इस लोह चुंबकीय पदार्थ के हिस्से में जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, जिसे अपन चुंबकन क्षेत्र कह रहे हैं, वो भी बदलेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे ये पूरा कमरा है और इस पूरे कमरे में के ऊपर एक फैन चल रहा है, तो उस फैन की वजह से आने वाली जो हवा है जो उस पूरे कमरे में फैल रही है, यानी इस परिनालिका के अंदर जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र B फैल रहा है, लेकिन उस कमरे के अंदर यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को फील होने वाली जो हवा है वो पूरे कमरे वाली हवा उसके काम में नहीं आ रही है। केवल उसके शरीर के चारों तरफ जो उसके खुद के आयतन में जो हवा आनी थी वही उसको फील हो रही है। तो इस पूरे चुंबकीय क्षेत्र का कुछ हिस्सा ही इस लोह चुंबकीय पदार्थ के काम आ रहा है, जिसे अपन चुंबकन क्षेत्र कह रहे हैं। अब यदि आप रेगुलेटर के द्वारा फैन की स्पीड बढ़ाएंगे, रेगुलेटर मतलब
आई का मान, अगर आप फैन की स्पीड बढ़ाएंगे तो पूरे कमरे में हवा का मान बढ़ेगा, यानी बी का मान बढ़ेगा। और उस कमरे में बैठे हुए व्यक्ति के हिस्से में आने वाली जो हवा है, यानी इस लोहे चुंबकीय पदार्थ के हिस्से में आने वाला जो चुंबकन क्षेत्र है वो भी बढ़ेगा। यानी डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि यदि करंट का मान मैं परिवर्तित करता हूँ तो इस लोहे चुंबकीय पदार्थ के हिस्से में आने वाला जो चुंबकन क्षेत्र H है वो भी बदलेगा। अब आप लोगों को टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो BH है, इस BH में से ये जो H है वो ये वाला H है, यानी इस परिनालिका के अंदर का जो चुंबकन क्षेत्र है वो H है। और ये जो B है वो ये वाला B नहीं है, ये जो B है वो इस लोहे चुंबकीय पदार्थ के चुंबकित होने के कारण, ये जो लोहे चुंबकीय पदार्थ है जब चुंबकित हो जाएगा खुद, तो ये खुद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी जिस तरीके से एक चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो इस लोहे चुंबकीय पदार्थ के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका B है। बात समझ में आ रही है? यानी कि आप इस करंट का मान बदल करके H का मान बदलेंगे, और H का मान बदलने पर जितनी ज़्यादा तीव्रता का चुंबकन क्षेत्र आप लगाएंगे उतना ही ज़्यादा ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित कैसे होता है? डोमेन सिद्धांत से। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा है। तो जैसे जैसे आप धारा का मान बढ़ाएंगे B का मान बढ़ेगा और H का मान बढ़ेगा, परिणाम स्वरूप इस लोह चुंबकीय पदार्थ की जो डोमेन है वो बाह्य चुंबकन क्षेत्र H की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप ये खुद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको अपन B से लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये जो BH वक्र है इसमें आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि H का जो मान है वो परिनालिका में बहने वाली धारा को कम ज़्यादा करके आप परिवर्तित करेंगे, और उस परिनालिका में जो लोह चुंबकीय पदार्थ रखा हुआ है वो जब चुंबकित होगा तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे अपन B से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे H है वो ये चुंबकन क्षेत्र है, और ये जो I है वो इस लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर उत्पन्न होने वाली चुंबकन तीव्रता है। मेरी बात क्लियर है? तो अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में क्या है? आपके हाथ में किसको कंट्रोल करना है? मेरी बात को क्लियर कर लें, इस B की मैं कहीं पर भी चर्चा नहीं करूंगा, मैं चर्चा सिर्फ H की और इस B की करूंगा। तो ये जो H है वो परिनालिका के अंदर का चुंबकन क्षेत्र है, और ये जो B है वो इस चुंबकन क्षेत्र के परिणाम स्वरूप इस लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकित होने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो अब अपन जब BH वक्र बनाएंगे तो आप मुझे एक बात बता दें कि जब अपन लोग कोई ग्राफ खींचते हैं तो उस ग्राफ में x की लाइन के ऊपर कौन सी भौतिक राशि को रखते हैं? x के ऊपर अपन उस भौतिक राशि को रखते हैं जिसको अपन खुद कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ पे आप किसको कंट्रोल कर रहे हो? आपके हाथ में ये H कंट्रोलेबल है या ये B है? आप कहेंगे कि सर धारा के मान पे तो H डिपेंड कर रहा है, तो H ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए अपन ये वाला जो x है इसके ऊपर इस चुंबकन क्षेत्र को लगाएंगे, और जब इस चुंबकन क्षेत्र का मान बदलेगा तो इस लोह चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीय क्षेत्र B है वो बदलेगा, उसको अपन y के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, और ये अपना मूल बिंदु है, इसे अपन O लिख देते हैं। अब चुंबकन क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या होता है? सर एम्पियर प्रति मीटर होता है। और ये B क्या है? ये तो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। तो इसके मात्रक को भी अपन इसके साथ में लिख लेते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब क्या होगा, इस ग्राफ की अपन शुरुआत करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे तरीके से, कहानी है वो अपन लिख लेंगे नोट्स के अंदर। ये अभी अपन रफ वर्क कर रहे हैं। तो शुरुआत में जब आप लोगों ने इस परिनालिका के अंदर ये लोह चुंबकीय पदार्थ रखा और यहाँ पे करंट का मान 0 है, उस समय ये H भी 0 है और B भी 0 है, यानी आपका जो ग्राफ है वो मूल बिंदु से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, अब क्या होगा देखें कि जैसे ही आप इस परिनालिका में धारा का मान बढ़ाएंगे तो इस परिनालिका का वो जो चुंबकन क्षेत्र है जो इस लोह चुंबकीय पदार्थ के हिस्से में आ रहा है उसका मान बढ़ेगा, यानी x की वैल्यू बढ़ेगी। और जैसे जैसे इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, तो आपने पिछले टॉपिक में डोमेन सिद्धांत में पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाला जो डोमेन है उसका आकार बढ़ जाएगा, यानी कि अब वो जो लोह चुंबकीय पदार्थ है वो चुंबकित होना शुरू हो गया, तो
थोड़ा थोड़ा चुंबकीय क्षेत्र वो खुद भी उत्पन्न करेगा, परिणाम स्वरूप B का मान भी आएगा। लेकिन इन दोनों की जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, सीधी लाइन नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि H का मान बढ़ेगा तो B का मान भी सीधी रेखा के रूप में बढ़ जाएगा। H का मान बढ़ने पर और B का मान जो बढ़ेगा उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आता है, ऐसे। अब आप बहुत ध्यान से सुने कि एक ऐसी स्थिति आती है, उस स्थिति के बाद यदि आप धारा का मान बढ़ाएंगे तो H का मान तो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, क्योंकि H का मान तो धारा के ऊपर डिपेंड करता ही है। लेकिन आपने लोह चुंबकीय पदार्थ में पढ़ा है कि जब सारे के सारे डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे, उसके बाद में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप चाहे कितनी बढ़ा दें, अब और ज्यादा संरेखण तो होगा नहीं। परिणाम स्वरूप अब और ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र B है वो उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि सारे डोमेन जब संरेखित हो गए तो उसकी अधिकतम क्षमता कवर हो गई। इसके बाद यदि आप H का मान बढ़ाते हैं तब भी B का मान है वो स्ट्रेट हो जाता है, और उस स्थिति में जब B का मान फिक्स हो जाता है उसे अपन संतृप्त अवस्था कहते हैं। तो संतृप्त अवस्था की भी परिभाषा अपने को लिखनी होगी। तो एक अपने पास संतृप्त अवस्था आ जाती है, संतृप्त अवस्था की परिभाषा अपने को पढ़नी है। समझ में आ गई होगी संतृप्त अवस्था की परिभाषा, कि किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को परिनालिका में रखकर जब अपन चुंबकन क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो एक विशेष चुंबकन क्षेत्र के मान पर उस लोह चुंबकीय पदार्थ के सारे डोमेन जब संरेखित हो जाएंगे तो उसके बाद इस उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र B का मान और नहीं बढ़ेगा। वो अवस्था है वो संतृप्त अवस्था कहलाती है। तो ये ग्राफ आपका O पॉइंट से शुरू हुआ था, इसके बीच में इसको मैं A पॉइंट कह देता हूँ, और लास्ट में जहाँ पे ये संतृप्त अवस्था आ जाती है उसको अपन स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब सारे के सारे डोमेन संरेखित हो गए तो इसका मतलब आप लोगों की संतृप्त अवस्था आ गई, और संतृप्त अवस्था के अंदर आपने लोह चुंबकीय पदार्थ के वीडियो में पढ़ा था कि अब यदि आप धीरे धीरे इस धारा का मान कम करेंगे तो H का मान घटेगा, और H का मान घटेगा तो इसके जो डोमेन हैं वो भी वापस विचलित होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन संतृप्त अवस्था के बाद पहुंचने के बाद यदि आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या इस चुंबकन क्षेत्र H का मान 0 भी कर दें तो इसके सारे के सारे डोमेन वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाएंगे, यानी अब भी कुछ मात्रा में संरेखण रह जाएगा, यानी अब भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके द्वारा उत्पन्न है वो रह जाएगा। यानी कि H का मान 0 करने के बाद में भी ये सारे डोमेन विचलित नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। तो आप जैसे जैसे I का मान घटाएंगे H का मान घटेगा, उसके परिणाम स्वरूप B का मान भी घटेगा, लेकिन वो ग्राफ वापस इसी ग्राफ के द्वारा नहीं आएगा, अलग तरीके से उसका ग्राफ बनेगा, अलग वैल्यूज आएंगी। तो जैसे जैसे आप H का मान घटाते हैं B का मान है वो भी घटेगा, परिणाम स्वरूप ये ग्राफ ऐसे आएगा। और यहां पर यानी अब आपने H का मान तो 0 कर दिया, इस परिनालिका में बहने वाली जो करंट है वो 0 कर दी, 0 करते ही ये चुंबकीय क्षेत्र 0 हो गया, परिणाम स्वरूप चुंबकन क्षेत्र 0 हो गया। लेकिन चुंबकन क्षेत्र 0 होने के बाद में भी इसके सारे डोमेन वापस प्रारंभिक अवस्था में यादृच्छा विचलित नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र रह जाएगा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है 0 से लेकर के इस पॉइंट तक, देखिए टेस्ला का मान कुछ ना कुछ तो है, इस पॉइंट को मैं C कह देता हूं। तो ये जो वैल्यू है, यानी कि जब चुंबकन क्षेत्र का मान 0 हो गया उसके बाद में भी कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र शेष रह जाता है, कुछ ना कुछ चुंबकत्व का मान शेष रह जाता है। उस चुंबकत्व को अपन धारणशीलता कहते हैं। तो अपने पास एक नई डेफिनेशन आएगी, नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई, धारणशीलता। तो इसकी भी परिभाषा अपने को पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, जब H का मान 0 ही हो गया तो अब आप इस बैटरी के टर्मिनल को बदलेंगे और बदल करके अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रवाहित करेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होगा तो इस लोह चुंबकीय पदार्थ के ऊपर अब पहले की अपेक्षा विपरीत दिशा में चुंबकन क्षेत्र H लगेगा।
तो जब चुंबकन क्षेत्र H लगेगा तो जैसे जैसे करंट का मान विपरीत दिशा में बढ़ेगा तो H का मान बढ़ेगा। लेकिन जब H का मान बढ़ेगा, देखिए ध्यान देना, समझने वाली बात है, तो पहले तो क्या होंगे कि इस डोमेन, इस लोह चुंबकीय पदार्थ के जो डोमेन है वो वापस विचलित अवस्था में आएंगे। जो पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित थे वो अब विचलित होंगे वापस। तो विचलित होने पर क्या होगा, जब सारे के सारे डोमेन विचलित हो जाएंगे उस समय कुछ ना कुछ चुंबकन क्षेत्र तो आपने लगा रखा है, और जब डोमेन विचलित हो जाएंगे तो उत्पन्न होने वाला ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जीरो हो जाएगा। यानी कि इस चुंबकीय क्षेत्र के मान को जीरो करने के लिए आपको विपरीत दिशा में चुंबकन क्षेत्र लगाना पड़ेगा। तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा यहां पर। तो इस स्थिति में क्या है, आप देख रहे हैं कि ये एक्स एक्स की लाइन है और एक्स एक्स की लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो यहां पर इस बी का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान जीरो है, यानी अब इस लोह चुंबकीय पदार्थ के सारे डोमेन हैं वो विचलित हो गए। अब यदि आप विपरीत दिशा में धारा का मान और बढ़ाएंगे तो इस चुंबकन क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और अब इसके जो डोमेन है वो बाद वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी पहले के विपरीत बाद वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होना शुरू हो जाएंगे। जब संरेखित होना शुरू होंगे तो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, और अंत में यहां आकर के वापस वही संतृप्त अवस्था आ जाएगी। मतलब अब विपरीत दिशा में सारे के सारे डोमेन है वो संरेखित हो गए। तो इनको अपन ने नाम डाला था ए, बी, इस पॉइंट को सी, और ये जो पॉइंट है इसे डी कह देते हैं, और इस संतृप्त अवस्था को अपन ई कह देते हैं। तो ये जो ओ से लेकर के डी का वैल्यू है इसको आप पढ़ें। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकित होने के बाद उसे यदि आप पूर्ण रूप से विचुंबकित करना चाहते हैं तो उसको पूर्ण रूप से विचुंबकित करने के लिए जितना चुंबकन क्षेत्र आपको लगाना पड़ेगा, एक्स एक्स के ऊपर किसकी वैल्यू है, एच की वैल्यू है, विपरीत दिशा में जितना चुंबकन क्षेत्र लगाना पड़ेगा ओडी, उसको अपन कहते हैं पदार्थ की निग्राहिता। क्या कहते हैं, निग्राहिता। तो इसे अपन एक नई भौतिक राशि लेते हैं और इसको भी अपन आगे चल करके परिभाषित करेंगे निग्राहिता को। तो ये जो ओडी की वैल्यू है वो निग्राहिता हो जाएगी। वापस आप विपरीत दिशा में चुंबकन क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो सारा का सारा लोह चुंबकीय पदार्थ है वो विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाएगा। अब क्या करें, वापस आपको प्रारंभिक अवस्था में जाना है तो धीरे धीरे अगेन इस करंट की वैल्यू को कम करें। तो जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू को कम करेंगे तो इसके अंदर बी का मान भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो ई से लेकर के एफ तक आएगा। अब जब इसमें आपने एच का मान जीरो कर दिया, बाह्य चुंबकन क्षेत्र का मान जीरो कर दिया, तो सारे के सारे डोमेन अब भी विचलित नहीं होंगे, क्योंकि संतृप्त अवस्था के बाद यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान जीरो करेंगे तो सारे डोमेन संरेखित विचलित नहीं होंगे। तो अब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र शेष रह जाता है, जिसे अपन क्या कह के आए हैं, इसकी धारणशीलता कह के आए हैं। और यदि आपके वापस उसको विचुंबकित करना है तो अभी जो जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। यानी अब आपको वापस इस बैटरी के टर्मिनल बदल करके पहले वाली जो सबसे पहले डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था उस डायरेक्शन में आप करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे। तो जब आप उस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसके अंदर वापस ये विचुंबकित होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एफ के बाद में जी अवस्था पे आकर के वापस ये विचुंबकित हो जाएगा। अगेन आप करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वापस इसका संरेखण शुरू हो जाएगा, और ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आप लोगों को प्राप्त होता है। तो ये जो ग्राफ यहाँ पे बन रहा है इसे अपन चुंबकीय शैथिल्य वक्र, BH वक्र या IH वक्र भी कह सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक की परिभाषा अपन सबसे पहले लिखेंगे, फिर ये ग्राफ बनाएंगे। एक नंबर का ये ग्राफ आ जाता है कि किसी लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए BH वक्र बनाइए, केवल इतना सा बिना विस्तार के। शैथिल्य वक्र बनाइए, IH वक्र बनाइए, केवल डायग्राम बनाना होता है। उसके बाद में इसकी धारणशीलता की परिभाषा, इसकी संतृप्त अवस्था की परिभाषा, इसकी निग्राहिता की परिभाषा, इन तीनों टर्म्स की अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसका पूरा वर्णन भी अपने को यहाँ पे वक्र के साथ में लिखेंगे। बोर्ड परीक्षा में कितना उत्तर देना है वो आपको प्रश्न की भाषा पढ़ करके निर्धारित करना होगा।
चलिए नोट्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे नोट्स के अंदर इस डायग्राम को बनाऊंगा और डायग्राम को बना करके अभी जो अपन ने कहानी पढ़ी है कि h का मान बढ़ाने पर b का मान बढ़ेगा, ये पूरी कहानी लिखेंगे और धीरे धीरे इन तीनों की परिभाषा लिखते हुए इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने सबसे पहले ये एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में एक्स एक्स के ऊपर अपन ने चुंबकन क्षेत्र H जिसे एम्पियर प्रति मीटर में, और वाई एक्स के ऊपर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र B जिसे टेस्ला में लिया है। प्रारंभिक पॉइंट O से शुरू होता है, H का मान बढ़ाने पर B का मान बढ़ता है और अपन ने ये ग्राफ या ये वक्र बनाया है। अब सबसे पहले अपन पहले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आता है कि चुंबकीय शैथिल्य वक्र या BH वक्र या IH वक्र किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अपने को समझनी है। सिंपल क्या है कि किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र H में रखने पर, जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र H में रखा जाता है तो वो क्या होता है, चुंबकित होता है। परिणाम स्वरूप क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र H में रखने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र जो B है वो उत्पन्न होता है। तो उसके साथ H के और B के बीच में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B के साथ खींचा गया वक्र BH वक्र या इसे IH वक्र या फिर इसे शैथिल्य वक्र कहा जाता है। तो एक नंबर की इस डेफिनेशन के उत्तर में आपको इतना लिखना है। अब प्रश्न आता है कि BH वक्र बनाइए, तो केवल आप लोगों को ये एक अकेला ग्राफ बनाना है। अब इसके विस्तार की यदि बात करें तो पूरी कहानी जो है वो मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझा दी है। उस कहानी का यहाँ पे लिखने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, कोई केवल मात्र औपचारिकता रह जाती है, फॉर्मेलिटी रह जाती है। अगेन मैं आप लोगों को एक बार इसकी कहानी दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, उसके बाद में मुख्य अपन परिभाषाएं ही केवल यहाँ पे लिखेंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो जैसे जैसे आप H का मान बढ़ाएंगे B का मान बढ़ेगा और वो जो ग्राफ है वो OAB के रास्ते से होकर के आएगा। B के ऊपर आप लोगों को संतृप्त अवस्था प्राप्त हो जाएगी, यानी सारे के सारे डोमेन इस चुंबकीय क्षेत्र H की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। अब यदि आप H का मान और बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र और ज़्यादा उत्पन्न नहीं होगा। परिणाम स्वरूप ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी एक्स एक्स के समांतर, इसे अपन संतृप्त अवस्था कह देंगे। इसके बाद जब आप करंट का मान कम करके इस चुंबकन क्षेत्र H को घटाएंगे तो इसका जो वक्र है वो B से होकर के C तक जाएगा। C पॉइंट पे जाते ही इस वक्र में क्या प्रदर्शित हो रहा है कि सर H का मान 0 हो गया, बाहर से जो चुंबकन क्षेत्र लग रहा था वो 0 हो गया। लेकिन संतृप्त अवस्था पर पहुंचने के बाद यदि आप उसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को शून्य भी कर दें तब भी उसके जो डोमेन है वो वापस विचलित नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उसमें चुंबकत्व शेष रह जाता है। उसे अपन OC के द्वारा और उसे अपन धारणशीलता कहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसका ये जो अवशेष चुंबकत्व है वो भी 0 हो जाए, शून्य हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अब विपरीत दिशा में चुंबकन क्षेत्र लगाना पड़ेगा, यानी पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट। जब आप विपरीत दिशा में चुंबकन क्षेत्र लगाओगे तो वो जो शेष संरेखित रह गए थे डोमेन वो पहले विचलित होंगे। जब सारे के सारे डोमेन विचलित हो जाएंगे उस समय उसका चुंबकीय क्षेत्र है वो 0 हो जाएगा। लेकिन तब तक आप लोगों को कुछ ना कुछ विपरीत दिशा में चुंबकन क्षेत्र लगाना पड़ा। उस चुंबकन क्षेत्र को अपन OD से लिखेंगे और इससे अपन पदार्थ की निग्राहिता कहेंगे। हर एक पदार्थ के लिए धारणशीलता का मान और निग्राहिता का मान अलग अलग होता है, ये पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। तो हर एक पदार्थ के लिए जब अपन BH वक्र खींचेंगे तो अलग अलग ग्राफ आएगा। इसके ठीक आगे वाले इसी वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से BH वक्र है वो डिफरेंट प्राप्त होता है, इसे अपन निग्राहिता कहेंगे। अब यदि आप विपरीत दिशा में और चुंबकन क्षेत्र H का मान बढ़ाएंगे तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ग्राफ E तक जाएगा, यहाँ पे संतृप्त अवस्था आ जाएगी। अब आप पुनः चुंबकन क्षेत्र H का मान धारा को कम करके घटाएंगे तो वापस ये पदार्थ विचुंबकित होना शुरू हो जाएगा। F पॉइंट पे आते ही आपका चुंबकन क्षेत्र H 0 हो गया, लेकिन अब भी इसमें कुछ ना कुछ चुंबकत्व शेष रह गया जिसे अपन ने धारणशीलता कहा है। यदि आप इसका मान भी 0 करना चाहेंगे तो पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आपको वापस चुंबकन क्षेत्र H लगाना पड़ेगा। वो क्या करेगा, वापस उसके जो डोमेन जो असंरेखित हैं
उनको विचलित करने का प्रयास करेगा। जी पॉइंट पे आते आते वापस सारे के सारे डोमेन विचलित हो जाएंगे, परिणाम स्वरूप पुनः चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा और इस तरीके से एक ग्राफ बनेगा। ये इसका जो एक वक्र है इसे BH लूप भी कहा जाता है, BH वक्र बंद पास भी कहा जाता है। क्लियर है? तो अब अपने पास तीन परिभाषाएं हैं, एक संतृप्त अवस्था की, एक धारणशीलता की और एक निग्राहिता की। इन तीनों परिभाषाओं को अपन पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। तो संतृप्त अवस्था की परिभाषा में अपन ने लिखा है कि लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र H में रखने पर, चुंबकित होने के लिए जिस क्षेत्र में रखा जाता है उसे अपन चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकन क्षेत्र H में रखने पर क्या होगा? पदार्थ चुंबकित होगा, परिणाम स्वरूप चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करेगा। रखने पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा नहीं आती है, किस तरीके से आती है वो आपने यहाँ पे देखा, OAB का वक्र प्राप्त होता है। B पॉइंट पर जाने के बाद में, यानी अब आप H का मान और बढ़ाएंगे तो क्या होगा? परंतु जब सभी डोमेन संरेखित हो जाएंगे, जैसे जैसे आप H का मान बढ़ाएंगे इस लोह चुंबकीय पदार्थ के डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होंगे। जैसे जैसे संरेखण बढ़ेगा वैसे वैसे इस B का मान भी बढ़ेगा। तो ये ग्राफ आप लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन B पॉइंट पर जाने के बाद, B पॉइंट वो पॉइंट है जब सारे के सारे डोमेन इस बाह्य चुंबकन क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो चुके हैं। अब क्या होगा? जब संरेखित हो जाएंगे उसके बाद H का मान बढ़ाने पर भी B का मान नियत रहता है, स्थिर रहता है, फिक्स रहता है। कारण जब सारे के सारे डोमेन संरेखित हो गए तो अब आप और ज्यादा उसके ऊपर बल आघूर्ण लगाएंगे तो ज्यादा चुंबकन उत्पन्न नहीं होगा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। तो B का मान है वो स्थिर रहता है। इस अवस्था को, इस स्थिति को इसे चुंबकीय संतृप्त अवस्था कहते हैं। एक नंबर की परिभाषा यहां से आप लोगों से पूछी जा सकती है। अब अपन बात करेंगे इसकी धारणशीलता की। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप यहां पर वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और नोट्स को अच्छे तरीके से उतार लें। अब हमने धारणशीलता की जो परिभाषा है उसको अपन अवशेष चुंबकत्व भी कहते हैं। इसको अपन ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब अपन ने इसको शब्दों के रूप में कैसे लिखा, देखिए कि किसी पूर्ण चुंबकित लोह चुंबकीय पदार्थ, कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ है उसको अपन चुंबकन क्षेत्र में रख करके पूर्णतः चुंबकित कर लेंगे, यानी संतृप्त अवस्था तक पहुंच जाएंगे। वो जो लोह चुंबकीय पदार्थ है, किसी पूर्ण चुंबकित लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकन क्षेत्र H का मान 0 करने पर, अब आप धीरे धीरे उस चुंबकन क्षेत्र जो उस पदार्थ को चुंबकित करता है उस चुंबकन क्षेत्र का मान घटाते घटाते 0 करेंगे। 0 करने पर भी सभी डोमेन पूर्व विचलित अवस्था में नहीं पहुंचते हैं, यानी अब भी कुछ डोमेन हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो पहले थी उसमें संरेखित रह गए हैं, जिसकी वजह से उसमें चुंबकीय गुण शेष हैं, पूर्व अवस्था में नहीं पहुंचते हैं, कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। वक्र में आप देखेंगे तो आपको जो OC पार्ट नजर आ रहा है उस OC पार्ट में H का मान 0 है परंतु B का मान 0 नहीं है, उसे पदार्थ की धारणशीलता कहते हैं। बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल क्लियर धारणशीलता किसे कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए धारणशीलता को परिभाषित कीजिए, तो आपको केवल ये 2-3 लाइनों में आंसर लिखना होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं निग्राहिता की। निग्राहिता में अपन ने पढ़ा है कि जब लोह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का मान शेष रह जाता है उसको भी यदि आपको 0 प्राप्त करना है, यानी जो डोमेन अब भी संरेखित बचे थे उनको यदि आप पूर्णतः विचलित करना चाहते हैं तो पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपने को चुंबकन क्षेत्र लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे चुंबकन क्षेत्र का मान अपन विपरीत दिशा में बढ़ाएंगे एक स्थिति के ऊपर सारे डोमेन विचलित हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 मिलेगा। इस चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 प्राप्त करने के लिए अपन ने जो चुंबकन क्षेत्र विपरीत दिशा में आरोपित कर रखा है, लगा रखा है,
उसे उस पदार्थ की निग्राहिता कहते हैं। और हर एक पदार्थ के लिए निग्राहिता का मान अलग अलग होता है। आगे अपन तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। तो यहाँ पे परिभाषा में अपन ने लिखा है कि पूर्ण चुंबकित लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान, जो पूर्ण रूप से चुंबकित हो चुका है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र B है उसका मान शून्य प्राप्त करने के लिए, जीरो बनाने के लिए आपको क्या करना है, चुंबकन क्षेत्र H है वो विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। प्राप्त करने के लिए लगाए गए चुंबकन क्षेत्र H का मान पदार्थ की निग्राहिता कहलाता है। ग्राफ में जो OD भाग है वो इसकी निग्राहिता को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से अपन BH वक्र को कंप्लीट करते हैं और BH वक्र से जुड़ी हुई दो तीन जो परिभाषाएं हैं उनको अपन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब ये जो BH वक्र है वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे अपन स्टील के लिए और नरम लोहे के लिए दोनों का तुलनात्मक BH वक्र बनाएंगे और परीक्षा में ये मुख्य रूप से या बहुतायत रूप से पूछा जाता है। आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और ये दोनों परिभाषाएं अच्छे तरीके से लिख करके तैयार करें। तो यहाँ पर अपन नरम लोहे के लिए और स्टील के लिए दो अलग अलग पदार्थ लिए हैं। दोनों के लिए जो BH वक्र बनेगा उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये जो पार्ट है उसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। नीट 2017 के अंदर भी यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत आसान सा प्रश्न पूछा गया। चलिए, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि एक्स एक्स के ऊपर अपन ने H लिया है और वाई एक्स के ऊपर B लिया है। तो सबसे पहले यदि मैं नरम लोहे की बात करूं तो नरम लोहे के लिए जैसे ही H का मान आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे B का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी नरम लोहा है वो चुंबकित बहुत शीघ्रता से हो जाता है। थोड़ा सा चुंबकन क्षेत्र लगाने पर भी वो ज़्यादा चुंबकित हो जाता है और बहुत जल्दी बहुत शीघ्रता से ये संतृप्त अवस्था में पहुंच जाता है। यानी कि यदि आपको बहुत जल्दी चुंबकीय गुण चाहिए, जल्दी सा कोई चुंबक बनाना है तो उसके लिए नरम लोहा उपयुक्त है। ठीक है, वहीं आप यदि स्टील की बात करें तो स्टील को जब आप चुंबकित करेंगे तो ज़्यादा चुंबकन क्षेत्र लगाने पर B उत्पन्न होगा, यानी संतृप्त अवस्था की जो स्थिति है वो नरम लोहे के लिए बहुत शीघ्रता से यानी कम H के ऊपर और स्टील के लिए जो संतृप्त अवस्था है वो अधिक H के ऊपर प्राप्त होती है। अब यदि आप वापस चुंबकन क्षेत्र H का मान घटाएंगे तो जो नरम लोहा है वो विचुंबकित भी बहुत जल्दी से होगा, लेकिन इसके अंदर चुंबकीय गुण बहुत ज़्यादा रह जाएंगे। दोनों नरम लोहा और स्टील के लिए ये जो वाई एक्स की वैल्यू है जिसे अपन पदार्थ की धारणशीलता कहते हैं, तो आपको पता चल रहा है कि जो नरम लोहा है उसके लिए धारणशीलता की वैल्यू स्टील की अपेक्षा ज़्यादा है। और आप उसके अंदर जो चुंबकत्व का गुण शेष रह गया उसको यदि आप समाप्त करना चाहते हैं, विचुंबकित करना चाहते हैं, तो विपरीत दिशा में जब आप उसे चुंबकन क्षेत्र में रखेंगे तो नरम लोहा है वो बहुत शीघ्रता से विचुंबकित हो जाता है, लेकिन स्टील को विचुंबकित करने के लिए आपको ज़्यादा चुंबकन क्षेत्र लगाना पड़ेगा और इस वैल्यू को अपन पदार्थ की निग्राहिता कहते हैं। यानी नरम लोहा है वो बहुत शीघ्रता से विचुंबकित हो जाता है, इसलिए इसकी निग्राहिता का मान स्टील की निग्राहिता की अपेक्षा कम होता है। क्लियर है? तो ये डायग्राम है वो भी आप लोगों से बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का पूछा जाता है और इसका जो तुलनात्मक रिजल्ट है वो अपन अभी यहाँ पे लिखेंगे, वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब अपन बात करेंगे कि आपके पास एक संबंध होता है। मैं यहाँ पे पहला तथ्य लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि चूंकि B का जो मान होता है वो होता है म्यू H, और यदि यहाँ से मैं म्यू का मान निकालना चाहूँ तो ये आपके पास हो जाएगा B/H। तो यदि नरम लोहे की और स्टील के लिए आप तुलना करें तो B का जो मान है वो नरम लोहे के अंदर ज़्यादा है, यानी ये जो म्यू है जिसे अपन चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं, तो चुंबकीय पारगम्यता का मान किसके लिए ज़्यादा होगा? एक ही H के लिए आप देखें,
मान लीजिए कि ये H की वैल्यू है, तो इस H की वैल्यू के ऊपर स्टील के लिए जो B का मान है और नरम लोहे के लिए जो B का मान है वो नरम लोहे वाला ज़्यादा है, और नरम लोहे के लिए B का मान ज़्यादा है उसी H के लिए, तो चुंबकीय पारगम्यता है वो ज़्यादा हो जाएगी। यानी इस तथ्य से अपन कह सकते हैं क्या कि नरम लोहे के लिए, नरम लोहा के लिए चुंबकीय पारगम्यता का मान, चुंबकीय पारगम्यता का मान किससे? स्टील से क्या होता है? स्टील से अधिक होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है वो बात अपने को समझनी है। अपने का प्रश्न जो आता है परीक्षा में वो ये होता है कि नरम लोहे के लिए चुंबकीय पारगम्यता अधिक होती है स्टील की अपेक्षा, या नरम लोहे के लिए चुंबकीय पारगम्यता कम होती है स्टील की तुलना में, निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? तो वो बात आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम को समझ करके आप लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। तो दूसरा पार्ट क्या है? दूसरे पॉइंट की यदि बात करें तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है काई एम, चुंबकीय प्रवृत्ति का, वो होता है I/H। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको अपन चुंबकन तीव्रता I से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यदि y एक्स के ऊपर आप I लिखेंगे, आपने अभी पढ़ा है कि इसे BH वक्र या IH वक्र भी कहा जा सकता है, तो यदि मैं इसको I से रिप्लेस करूंगा तब भी मेरे पास यही ग्राफ मिलेगा, और इस ग्राफ में H के उसी मान के लिए I के अलग अलग मान होंगे और नरम लोहे के लिए I है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि नरम लोहे के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान है वो भी स्टील की अपेक्षा अधिक होगा। क्लियर है? तो नरम लोहे के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान है वो स्टील से अधिक होता है। दो बातें हो गई। अब आप देखते हैं धारणशीलता की वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो B का मान होता है उसे अपन धारणशीलता कहते हैं। तो नरम लोहे की जो धारणशीलता है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। इसी प्रकार से यदि अपन नंबर 4 की बात करें, निग्राहिता की बात करें, तो निग्राहिता यदि आप देखते हैं, निग्राहिता का मतलब होता है चुंबकत्व को नष्ट करना, और चुंबकत्व को नष्ट करने का मतलब है कि जो जितना जल्दी विचुंबकित हो जाएगा उसकी निग्राहिता कम होगी, और जो देरी से विचुंबकित होगा उसकी निग्राहिता ज़्यादा होगी। यानी निग्राहिता के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि कौन स्थायी चुंबक है और कौन अस्थायी चुंबक है। जो स्थायी चुंबक होता है उसके अंदर चुंबकीय गुण बहुत मजबूत होते हैं, उनको नष्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए स्थायी चुंबक के लिए निग्राहिता का मान है वो अधिक होता है। तो अभी के लिए अपन बात कर रहे हैं नरम लोहा और स्टील के लिए। तो इन दोनों में से आपने देखा है कि नरम लोहे की जो निग्राहिता है वो कम है और स्टील की ज़्यादा है। यानी आप कह सकते हैं कि नरम लोहा है वो अस्थायी चुंबक और स्टील है वो स्थायी चुंबक बनाता है। यानी कि नरम लोहे की जो निग्राहिता है वो स्टील से कम होती है। इसके बाद आप अभी एक और टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे जिसे अपन शैथिल्यहास कहेंगे। अभी के लिए आप केवल शैथिल्यहास शब्द को थोड़ा सा याद रख लें, समझ लें। अपन बहुत विस्तार पूर्वक शैथिल्यहास की कहानी भी पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों वक्र के यदि मैं एरिया की, क्षेत्रफल की बात करूं तो आप लोगों को चित्र देख करके स्पष्ट हो रहा है कि जो स्टील है उसका जो क्षेत्रफल है वो नरम लोहे के क्षेत्रफल की अपेक्षा ज़्यादा है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो शैथिल्यहास को प्रदर्शित करता है। अब आप कहेंगे कि सर शैथिल्यहास क्या है? अभी के लिए आप केवल इतना समझ लें कि शैथिल्यहास है वो एरिया पर डिपेंड करता है। जिसका एरिया ज़्यादा है उसका शैथिल्यहास भी ज़्यादा होगा। अच्छे से अपन समझेंगे कि शैथिल्यहास का मतलब क्या होता है, अभी आप निश्चिंत रहें। तो यहाँ पे शैथिल्यहास किसका ज़्यादा होगा? स्टील का एरिया ज़्यादा है, इसलिए स्टील का शैथिल्यहास भी अधिक होगा। तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो इसके लिए अपने लिखा है कि नरम लोहे के BH वक्र का क्षेत्रफल, नरम लोहे के BH वक्र का क्षेत्रफल स्टील की अपेक्षा कम है, स्टील का क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है। और क्षेत्रफल किसको दर्शाता है? शैथिल्यहास को। इसलिए नरम लोहे का शैथिल्यहास
क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है। और क्षेत्रफल क्या है नरम लोहे का? कम है। इसलिए नरम लोहे का शैथिल्यहास स्टील की तुलना में या स्टील की अपेक्षा कम है। स्टील का जो शैथिल्यहास है वो ज़्यादा है। तो ये जो पांचों तथ्य हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझने हैं और समझते हुए इनको याद कर लेना है। स्क्रीन को पॉज करें और नोट्स लिखें। अब अपन अगले पेज पे चलते हैं और आज की इस वीडियो का जो अंतिम टॉपिक है शैथिल्यहास, उसको समझने का प्रयास करते हैं। शैथिल्यहास, शैथिल्यहास का मतलब क्या है? देखिए कि आपके पास कोई एक लोह चुंबकीय पदार्थ है, उसको आप चुंबकन क्षेत्र यानी परिनालिका के अंदर रखेंगे तो उसको चुंबकित होने के लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। उसको पूर्ण रूप से चुंबकित करने के लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, यानी ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जब वो पदार्थ पूर्ण रूप से चुंबकित हो जाएगा, उसके बाद जब वही पदार्थ विचुंबकित होगा तब अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी चुंबकित करने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी और विचुंबकित होते समय ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि किसी भी लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करते समय दी गई ऊर्जा और उसके विचुंबकन के समय प्राप्त होने वाली ऊर्जा की अपेक्षा दी गई ऊर्जा ज्यादा है। यानी चुंबकित करने में जो कार्य करेंगे उसके लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बल्कि जब वो विचुंबकित होगा और आपको जो एनर्जी मिलेगी वो प्राप्त होने वाली ऊर्जा कम है। तो यदि एक चक्र की बात करें, एक बार चुंबकित करने में और एक बार विचुंबकित होने में प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, उन दोनों का जो अंतर है, यानी जो कम ऊर्जा आप लोगों को प्राप्त हो रही है, उसे अपन शैथिल्यहास कहते हैं, ऊर्जा हानि कहते हैं। तो बहुत साधारण शब्दों में बहुत इजी तरीके से अपन इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो परिभाषा में अपन ने लिखा है कि लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने में दी गई ऊर्जा, उसको चुंबकित करते समय अपने द्वारा दी गई ऊर्जा उसके विचुंबकन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से अधिक होती है। दी गई ऊर्जा अधिक है, प्राप्त होने वाली ऊर्जा कम है। ऊर्जा की इस हानि को शैथिल्यहास कहते हैं। क्लियर है? अब प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो बीएच वक्र का क्षेत्रफल है वो किसको प्रदर्शित करता है? बीएच वक्र के क्षेत्रफल है वो कौन सी भौतिक राशि को निरूपित करता है? तो बीएच वक्र के क्षेत्रफल का जो एक लूप है वो एक बार किसी पदार्थ को चुंबकित करने में और एक बार विचुंबकित करने में जो ऊर्जा हानि होती है, पदार्थ के एकांक आयतन की, पदार्थ के आयतन का भी ध्यान रखना है, पदार्थ के एकांक आयतन में एक चक्र में जो ऊर्जा हानि होती है उसको प्रदर्शित करता है। तो ये प्रश्न है वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में और बोर्ड परीक्षाओं में मुख्य रूप से पूछा जाता है। अपन लिखते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको अपन कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि बीएच वक्र या इसे शैथिल्य वक्र भी कहते हैं। बीएच वक्र का जो क्षेत्रफल है, बीएच वक्र का क्षेत्रफल पदार्थ के आयतन को एकांक कर देना है। पदार्थ के एकांक आयतन, सबसे पहली बात, बीएच वक्र का जो क्षेत्रफल है वो पदार्थ के एकांक आयतन में प्रति चक्र, एक चक्र की बात कर रहे हैं अपन, प्रति चक्र ऊर्जा की हानि को, ऊर्जा हानि या इसे शैथिल्यहास कह सकते हैं, को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है? तो इस बात को भी आपको विशेष रूप से याद करना है। अगली बात है कि आप एक क्षेत्रफल के द्वारा जो ऊर्जा हानि है उसको आप किस तरीके से व्यक्त करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए अपन लिखते हैं, ये तो एक वक्र के द्वारा उसके क्षेत्रफल के द्वारा दर्शाई गई ऊर्जा हानि है। यहां पे अपन लिखते हैं प्रति सेकंड, ये तो कुल ऊर्जा हानि है, प्रति सेकंड ऊर्जा हानि कैसे निकालें? प्रति सेकंड होने वाली ऊर्जा हानि को
कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो आप उस पदार्थ का आयतन ले लें, पदार्थ का आयतन। ध्यान दें, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि जो BH वक्र का क्षेत्रफल है वो किसको प्रदर्शित करता है? एकांक आयतन को। तो आप आयतन से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद में बात कर रहे हैं अपन क्षेत्रफल की। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा ऊर्जा हानि होगी, जितना पदार्थ का आयतन ज़्यादा होगा उतनी ही ऊर्जा हानि ज़्यादा होगी। तो पदार्थ के आयतन से गुणा कर दिया। उसके बाद में अपन BH वक्र के क्षेत्रफल से गुणा करेंगे, क्योंकि ये बात जानते हैं कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ही ऊर्जा हानि ज़्यादा है। तो इसे अपन BH वक्र भी लिख सकते हैं या IH वक्र भी लिख सकते हैं। तो BH वक्र का जो क्षेत्रफल है उसे भी अपने को मल्टीप्लाई करना है। दूसरी बात, आपने यहाँ पे प्रति सेकंड लिखा है, तो प्रति सेकंड का मतलब है आपको इसमें टाइम का भाग भी लगाना है, और टाइम का भाग लगाने के लिए अपन 1/सेकंड लिख दें। टाइम का भाग लगाने का मतलब है 1/सेकंड से गुणा कर दें, और आप जानते हैं कि 1/सेकंड जो होता है उसे अपन आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम होता है उसे अपन आवृत्ति कहते हैं। तो प्रति सेकंड होने वाली ऊर्जा हानि किसी भी पदार्थ को चुंबकित करने में और विचुंबकन में प्रति सेकंड ऊर्जा हानि है, उसको कैलकुलेट करने के लिए 3 राशियों को आपस में गुणा करना पड़ेगा। एक पदार्थ के आयतन को, तो पदार्थ के आयतन को मैं V से लिख दूं, BH वक्र के क्षेत्रफल को इसको A से लिख दूं, और इसकी आवृत्ति को, तो आवृत्ति को अपन ऐप से लिख देते हैं, ऐप से। तो इस तरीके से प्रति सेकंड ऊर्जा हानि को अपन इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। हो सकता है कि इसके ऊपर डिपेंडेंट सवाल है वो आप लोगों से पूछ लिया जाए। अब अपन ने अभी तक का जो अध्ययन किया है उसको ध्यान में रखते हुए यदि अपन स्थायी चुंबक बनाना चाहें, स्थायी चुंबक जो ज़्यादा समय तक चुंबकित रह सके, बहुत शीघ्रता से उसके चुंबकीय गुण है वो नष्ट ना हो, तो इसके लिए अपने को किस प्रकार के पदार्थ का चुनाव करना चाहिए? वो जो पदार्थ है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो कई बार इससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी आप लोगों की सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए पढ़ते हैं। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए जो पदार्थ काम में लिया जाएगा उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें अपन सबसे पहली प्रॉपर्टी की यदि अपन BH वक्र को ध्यान में रखते हुए चर्चा करें तो इसकी जो संतृप्त अवस्था है वो उच्च प्राप्त होनी चाहिए। ज़्यादा वैल्यू के ऊपर इसकी संतृप्त अवस्था आनी चाहिए, यानी कि कहने का मतलब इसमें जो चुंबकीय गुण हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपन ये लिख सकते हैं कि संतृप्त अवस्था है, संतृप्त अवस्था वो उच्च होनी चाहिए। ठीक है, संतृप्त अवस्था, सभी राशियों को अपन एक साथ लिख देंगे। संतृप्त अवस्था का मान है वो उच्च होना चाहिए। उसके बाद में इसका जो क्यूरी टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्यूरी टेम्परेचर का मतलब अपन ने पढ़ा है कि पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाने पर वो अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाए। तो यदि क्यूरी टेम्परेचर कम होगा तो वो बहुत जल्दी लोह चुंबकीय पदार्थ से अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा। इसलिए इसका जो क्यूरी ताप है वो भी क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो निग्राहिता है, यानी चुंबकत्व का जो गुण है जो जल्दी से नष्ट नहीं होना चाहिए, तो इसके आधार पर इसकी जो निग्राहिता है वो भी उच्च होनी चाहिए। निग्राहिता का मान उच्च होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको निग्राहिता का मान अधिक करना है, यदि आपको संतृप्त अवस्था का मान ज़्यादा प्राप्त करना है, तो इसके लिए BH वक्र का जो क्षेत्रफल है, BH वक्र का क्षेत्रफल ये भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो संतृप्त अवस्था, क्यूरी ताप, निग्राहिता और BH वक्र का क्षेत्रफल ये क्या होने चाहिए? उच्च लिख दें या अधिक होने चाहिए। एक बात ये क्लियर हो जाती है। इनको आप अलग अलग 4 वाक्यों के अंदर भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, इसकी जो धारणशीलता है, ध्यान दें किताब में अपनी जो पाठ्य पुस्तक है बोर्ड की 12th क्लास की, उसमें हालांकि ये लिखा हुआ है कि धारणशीलता का मान उच्च होना चाहिए, लेकिन BH वक्र अभी आपने देखा था उसमें जो स्टील की धारणशीलता है वो नरम लोहे की अपेक्षा कम है।
तो यदि आपको स्थायी चुंबक बनाना है तो उसकी धारणशीलता है, उसका मान है वो कम होना चाहिए, धारणशीलता कम होनी चाहिए। ये इसका पार्ट है। यदि आप अपने बोर्ड की बुक के हिसाब से लिखें तो उच्च लिख सकते हैं, लेकिन 12th क्लास के कंपटीशन में या 12th क्लास के बाद की प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर आप अच्छे तरीके से तैयार करें तो इसके लिए धारणशीलता का मान है वो कम होना चाहिए। बात करें अपन इस प्रकार के पदार्थों की, तो इस प्रकार के पदार्थों के अंदर जो सबसे पहले अपने पास आता है वो एल्निको है। एल्निको का मतलब है एल्यूमिनियम है, निकल है और कोबाल्ट है। इन तीनों का जो मिश्रण है वो आप लोगों को स्थायी चुंबक बनाने के लिए काम आता है। तो ये स्थायी चुंबक का एक मिश्रण है, इसका नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसे अपन एल्निको कहते हैं। लिख देता हूं मैं यहाँ पर एल्निको। तो आप एल्निको लिख करके और इन तीनों का नाम भी लिख दें। अब बात आती है कि जो स्थायी चुंबक है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा। स्थायी चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होगा। तो स्थायी चुंबक का जो उपयोग है वो आप लोगों ने देखा होगा कि अपने जो लाउड स्पीकर्स होते हैं उनके पीछे एक राउंड शेप के अंदर ब्लैक कलर की मैग्नेट लगी होती है, तो वो भी एल्निको से कृत्रिम रूप से बनाई हुई स्थायी चुंबक होती है। उसी तरीके से अपना जो वोल्टमीटर है, अपना जो एमीटर है, अपना जो गैल्वेनोमीटर है, उन सब के अंदर, इवन टेलीफोन के अंदर भी, तो इन सब के अंदर जो मैग्नेट लगाई जाती है वो स्थायी चुंबक होती है। तो इसका जो उपयोग है वो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं एमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, उसके बाद में गैल्वेनोमीटर को अगर अपन हिंदी में लिखना चाहें तो इसे धारामापी, उसके बाद में टेलीफोन में, किसके अंदर, टेलीफोन के अंदर, तो टेलीफोन, उसके बाद में लाउड स्पीकर जो होते हैं उनके अंदर भी स्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे उपयोग हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इतने अपने लिए सफिशिएंट है। इसके बाद में एक बहुत छोटा सा प्रश्न, जो अपना ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर, उस ट्रांसफार्मर के अंदर जो क्रोड रखा होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रांसफार्मर की जो आयताकार कुंडलियां होती हैं उनके बीच में एक क्रोड लगा होता है। तो वो जो क्रोड होता है उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, ट्रांसफार्मर के क्रोड की विशेषताएं। तो यहाँ से भी आप लोगों से प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो एक तो इसकी जो चुंबकीय पारगम्यता है, ट्रांसफार्मर जिस पदार्थ का बनाया जाएगा उसकी जो चुंबकीय पारगम्यता है उसका मान उच्च होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं क्रॉस कर सकें, उसे प्रवाहित कर सकें, उसके अंदर से गुजर सकें। इसके बाद में इसकी जो शैथिल्य हानि है वो बहुत कम होनी चाहिए। शैथिल्य ह्रास का जो मान है वो बहुत कम होना चाहिए। और शैथिल्य ह्रास का मान जो कम है वो आप लोगों ने पढ़ा है अभी, किसका, नरम लोहे का शैथिल्य ह्रास कम होता है। तो नरम लोहा है वो ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। स्थायी चुंबक है वो बनाने के लिए अपना जो स्टील है वो उपयुक्त है। और इन दोनों का अपन ने तुलनात्मक रूप से अध्ययन भी किया है। तो नरम लोहे के लिए इसका जो शैथिल्य ह्रास का जो एरिया है वो कम होता है, इसकी चुंबकीय पारगम्यता है वो अधिक होती है, इसकी जो चुंबकन तीव्रता का मान होता है वो अधिक होता है। चुंबकन तीव्रता यानी बहुत जल्दी से ये चुंबकित हो जाए, चुंबकन तीव्रता का मान है वो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के नरम लोहे की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप लोगों की यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, ये जिस पदार्थ का बना होता है उस पदार्थ की जो निग्राहिता है, अभी इस अपन ने पढ़ा था वक्र के द्वारा, और आपने यहाँ पे ये भी चर्चा कर ली है कि नरम लोहा इसके लिए उपयुक्त है। तो निग्राहिता का मान नरम लोहे के लिए क्या होता है, कम होता है। तो निग्राहिता का मान कम होना चाहिए। इसके बाद में इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है,
जिस पदार्थ का बनेगा उस पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका मान है वो उच्च होना चाहिए। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर का जो कोड है उस पदार्थ के जो गुण धर्म है वो अपने यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। इसके बाद में इसके अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और आंकिक प्रश्न हैं वो रह जाते हैं। उनको अपन अलग अलग वीडियो में, एक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यूज पढ़ेंगे और एक में अपन इसके आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में बोर्ड परीक्षा 2013 से लेकर के 2020 तक इस यूनिट में से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी अपन एक सेपरेट वीडियो तैयार करेंगे। इसके साथ ही अपना ये चैप्टर है वो थ्योरेटिकल रूप से कंप्लीट हो जाता है। उसके उपरांत भी आप लोगों को किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 8 तक को अपन ने बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।